वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट अब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की सीरीज में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आज आपको सिखाऊंगा स्टूडेंट एलिंगम डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एलिंगम डायग्राम जो होता है वो एक रिलेशन है डेल जी और टेम्परेचर के बिटवीन। ठीक है ना, तो उसका जो है मैंने एक प्लॉट डायग्राम भी बनाया है। ये देखिए, मैं भी आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। लेकिन देखिए एलिंगम डायग्राम अगर आपको ब्रीफली समझना है ना स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको कुछ टर्म्स पहले क्लियर करने होंगे अपने। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। देखिए स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है थर्मोडाइनमिक का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी सा होता है, वो होता है गिब्स एनर्जी का। ठीक है ना, डेल जी का। तो एक जो रिलेशन हम पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिकली वो था डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। आई होप आपको हर एक चीज के बारे में पता होगा कि किसे हम क्या बोलते हैं। देखिए जैसे कि हम बोलेंगे डेल जी जो है यहाँ पे स्टूडेंट वो हो जाएगी हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्री एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, डेल एच, यस आप सबको जरूर पता होगा डेल एच क्या होती है स्टूडेंट, हमारी एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे ही डेल एस क्या होती है स्टूडेंट, हमारी एंट्रोपी। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ रैंडमनेस भी बोलते हैं इसको। आप किसको, डेल एस को। मतलब सपोज हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है, हमारे पास लिक्विड है, हमारे पास गैसेस है, तो सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी होगी वो गैसेस की होगी, क्योंकि जो फ्री पार्टिकल सबसे ज्यादा है वो गैसेस में है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लिक्विड और लास्ट में हमारा सॉलिड। तो याद रखिएगा ये तीन टर्म्स पे, ये थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, एक रिलेशन आप अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो डेल जी और टी के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है ना स्टूडेंट, इसी रिलेशंस को क्लियर जो किया था वो किया था एलिंगम ने। ठीक है ना, एलिंगम ने इनके बीच में एक रिलेशन बनाया था। ठीक है, मैं अभी आपको वह भी एक्सप्लेन करता हूं। और यहाँ पे हम डालेंगे डेल जी इज इक्वल्स टू -2.303। जो डेल जी यहाँ पे आप देख रहे हैं -2.303 RT लॉग के। तो मैं आपको बता दूं एक बार किनमें क्या चीज क्या होती है। जैसे डेल जी को अगेन आप फ्रीज एनर्जी बोलते हैं, के आपका यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है स्टूडेंट आपका। ठीक है, और आर जो है आपका वो 8.314 जूल कैल्विन मोल इनवर्स है। टी यहाँ पे टेम्परेचर है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल्स में ये दो लॉ जरूर पढ़े होंगे, एक ये लॉ आपने जरूर पढ़ा होगा, एक ये लॉ आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो है रिलेशन बिटवीन जी यानी कि डेल जी एंड के। ठीक है, और जो ये वाला रिलेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्या समझना है स्टूडेंट, अगर आपको समझना है एलिंगम डायग्राम, तो देखिए एलिंगम डायग्राम जो है स्टूडेंट ये तो था मेटलर्जी का पार्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेटलर्जी। लेकिन अगर आपको एलिंगम डायग्राम यानी कि एलिंगम डायग्राम को फुल्ली एक्सप्लेन समझना है आपको, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो एलिंगम डायग्राम आप पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट वो है क्या। एलिंगम डायग्राम एक रिलेशन है स्टूडेंट। ठीक है, एक रिलेशन है, यहां पे लिख देता हूं इसको थोड़ा सा। ठीक है, द प्लॉट डायग्राम बिटवीन डेल जी नॉट, ठीक है, ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, टेम्परेचर आर कॉल्ड एलिंगम डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा अभी कि एलिंगम डायग्राम हम बोलते किसे हैं। एलिंगम डायग्राम ये देखिए स्टूडेंट, द प्लॉट बिटवीन डेल जी ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वर्सेस टेम्परेचर आर कॉल्ड एलिंगम डायग्राम। आपको ऐसे डेफिनेशन थ्योरेटिकल से समझ में एलिंगम डायग्राम बिल्कुल नहीं आने वाला है, इसलिए मैं आपको अब ले चलता हूं डायरेक्टली फिगर में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए स्टूडेंट। देखिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 12 बोर्ड का, जेई मीन्स नीट एग्जाम में भी इसके बारे में जरूर आता है। ये से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर कराने बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए कि आप एक चीज समझिए स्टूडेंट। ठीक है, आपके पास ये है कार्बन प्लस ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ जाता है
कार्बनिक एक सॉलिड फॉर्म होती है, ये ऑक्सीजन क्या है स्टूडेंट, गैस है, लेकिन जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो भी क्या है, गैस है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए यहां पे जो है कार्बनिक सॉलिड था, ठीक है, यहां पे ये गैस है, लेकिन अगर हम देखें कि प्रोडक्ट साइड में जो बन रही है वो भी एक गैस है, यानी कि ये चीज जो थी इसकी डेल एस की अगर हम बात करें तो बहुत लेस है, क्योंकि ये सॉलिड है ना। गैसेस की डेल एस यानी कि एंट्रोपी ज्यादा होती है, इसकी भी एंट्रोपी ज्यादा है। इसका मतलब जिस इस रिएक्शंस में हम समझ सकते हैं कि जो डेल जी होगा हमारा वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में डेल जी आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो स्लोप का जो पार्ट है डेल एस वो आपका पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए और समझिएगा कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, तो उस केस में होता क्या है। देखिए मेटल जो होता है ना वो सॉलिड है, उसकी रैंडमनेस 0 के बराबर है, मेटल पार्टिकल इधर उधर खुद से जाते नहीं है, इसलिए रैंडमनेस नहीं है। गैस की रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, वी नो दैट। अगर हम परफ्यूम लगा के रूम में आते हैं तो पूरे रूम में खुशबू आ जाती है, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में रैंडमनेस है, वो इधर उधर स्प्रेड होगी। लेकिन अगर आपकी जेब में कोई स्टोन है या मोबाइल आपकी जेब में, तो वो निकल के रूम में नहीं घूमेगा, है ना। तो गैसेस में रैंडमनेस होती है, ठीक है। तो लेकिन जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, कॉमन सी बात है, हमने क्लास 10 में पढ़ा है एसिड और बेस मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, कि जब मेटल रिएक्शन करता है किसी गैसेस के साथ इट्स प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो बनेगा वो तो सॉलिड होगा स्टूडेंट। जब वो सॉलिड बना तो इसका मतलब उसने अपनी रैंडमनेस लॉस्ट की है, इस ऑक्सीजन ने अपनी रैंडमनेस खो दी, अब तो सॉलिड फॉर्म में आ गई इसके साथ। तो जब रैंडमनेस लॉस्ट होती है तो उस टाइम डेल एस की वैल्यू कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि रैंडमनेस कम हुई है, नेगेटिव हुई है। तो जब रैंडमनेस नेगेटिव हुई होगी तो डेल जी की वैल्यू स्टूडेंट आपके ऐसे में पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे आप कॉपर को देखिए, कॉपर भी एक मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन एक गैस है जो कि जिसमें रैंडमनेस है, कॉपर में अपनी कोई रैंडमनेस नहीं है, लेकिन उसके बाद वो सॉलिड बना देती है, जिसमें ऑक्सीजन को भी उसने अपने साथ कवर कर लिया है। जब ऑक्सीजन को उसने अपने साथ कवर कर लिया है स्टूडेंट, तो ऐसे में डेल एस की वैल्यू कैसे हुई है, नेगेटिव हुई है, अगेन कम हुई है। जब नेगेटिव वैल्यू ये वैल्यूज कम होगी तो ऐसे में डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो डेल जी नेगेटिव कब होता है, इस कंडीशन में होता है। देखिए जब ये सॉलिड था और ये गैसेस है, ठीक है ना, यहाँ पे रैंडमनेस नहीं है, कार्बन पे कोई रैंडमनेस नहीं है, इसमें रैंडमनेस है। लेकिन जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं आप इन दोनों को, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जो कि गैसेस है, और गैसेस में अपनी रैंडमनेस होती है। तो यानी कि गिव्स के बाद कार्बन जो कि नॉन जो स्पॉन्टेनियस की फॉर्म में जिसकी रैंडमनेस नहीं थी, लेकिन गिव्स के बाद उसमें रैंडमनेस आ गई है, तो ऐसे में डेल एस की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है ना। अच्छा देखिए, आपके साथ आपका छोटा भाई है, ठीक है, अभी आपको 20 तक टेबल आते हैं, आपके भाई को 10 तक आते हैं, ठीक है। आपने उसको अपने साथ बैठाया और आपने उसको भी 20 तक 11 जो टेबल था वो लर्न करवा दिए। ऐसे में दोनों को 20 तक आ गए हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है, नॉलेज इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डेल जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, याद रखिएगा जब भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी, अगर रैंडमनेस इंक्रीज होगी स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में डेल जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। और यही रिएक्शन के लिए चाहिए होता है जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं रिएक्शंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जो समझ में आएगा। आइए अब इसको समझने के लिए हम इसको इस फिगर के अकॉर्डिंग समझ। ये एक बहुत बड़ा रूम है, ठीक है, आप इसे ध्यान समझेगा, ये एक रूम है, ठीक है ना। अब इस रूम में एक जगह पे कोई सॉलिड पार्टिकल है, यहां पे एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। अब आप देखिए कि कितना स्पेस कवर कर रहा है, केवल इतना, उस रूम का केवल इतना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है ना। अब हमने ले लिया उसके साथ कोई गैस, हमने इस रूम में कोई गैस डाल दी, और वो गैस आपको पता है वो क्या होगी, स्प्रेड होगी, फैल जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि ज्यादा रैंडमनेस किस में दिखी आपको, गैस पार्टिकल में दिखी या फिर सॉलिड पार्टिकल में दिखी, गैस पार्टिकल में। ऑब्वियस सी बात है, गैस फैलने की कोशिश करेगी तो वो सब जगह स्प्रेड हो गई, है ना। अब जैसे ही आपने सॉलिड का ये पोर्शन ओपन किया ताकि ये ऑक्सीजन, ये जो भी गैसेज है ये इसके साथ रिएक्शन कर सके, तो ये इसके साथ रिएक्शन करने आ गई, सबके साथ इसके साथ क्या स्टूडेंट रिएक्शन करने इसके साथ यहां पहुंच गई। केवल मैं इतना से समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर आप ये देखते हैं कि रिएक्शंस के बाद गैसेस फॉर्म आपको मिल रही है स्टूडेंट, तो याद रखिए उस टाइम एंट्रोपी तो बढ़ रही है उसकी। तो अगर एंट्रोपी बढ़ रही है स्टूडेंट तो डेल एस पॉजिटिव होगा, जिसके कारण डेल जी की वैल्यू नेगेटिव बनेगी। याद रखिए जब भी रिएक्शन में वैल्यू नेगेटिव बनती है, ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है स्टूडेंट। कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, अगर डेल जी नेगेटिव है, ठीक है ना, तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है स्टूडेंट।
ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको इतना समझ में जरूर आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल है, गैस के साथ रिएक्शन करके सॉलिड बना रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, ऐसे में खत्म हो रही है उसकी, यानी कि जो उसकी रैंडमनेस थी, जो गैसेस की रैंडमनेस थी, वो तो लॉस्ट हो गई ना स्टूडेंट। जब रैंडमनेस लॉस्ट हो जाती है, ऐसे में डेल एस की वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। नेगेटिव यानी कि कम हो रही है, तो एंट्रोपी जब फ्रीडम ऑफ जो रैंडमनेस थी वो कम हो गई है, तो इसलिए वो एस नेगेटिव है। और जब डेल एस नेगेटिव होगा स्टूडेंट, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आप समझ जाइएगा कि उस टाइम पे स्टूडेंट आपको मिलेगा डेल जी कैसा, पॉजिटिव का। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, आप इस फॉर्मूले से देखिए स्टूडेंट, हमने एक फॉर्मूला जो जनरली डिस्कस किया है वो था डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इफ डेल एस इज नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कब होता है, जब मेटल और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो ऐसे में डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, आपकी नेगेटिव। आप यहां पे भी देख लीजिए, जब मेटल रिएक्शन करेगा गैस के साथ, देखिए इस पे तो वैसे भी कोई रैंडमनेस नहीं थी, इसमें रैंडमनेस थी बहुत ज्यादा क्योंकि गैसेस है, लेकिन जब इन दोनों आपस में आकर रिएक्शन करी तो अपनी रैंडमनेस इसने लॉस्ट कर दी है। इसका मतलब लॉस्ट होने का मतलब रैंडमनेस कम हुई है, रैंडमनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एस यानी एंट्रोपी से, और ये नेगेटिव हो गई इसलिए। तो ये नेगेटिव है, तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू डेल एस की यहाँ पे डालूंगा तो जो डेल जी का जो रिजल्ट मिलेगा कैसे मिलेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव, क्योंकि जैसे मैं इसमें नेगेटिव यहाँ पे इसकी वैल्यू कोई भी कुछ भी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आप अपना, इफ डेल एस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, अगर डेल एस पॉजिटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रैंडमनेस नहीं थी, यहाँ पे रैंडमनेस थी, गैसेस में बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है, सॉलिड में नहीं होती स्टूडेंट, ठीक है। गिव्स के बाद रैंडमनेस बन गई, कार्बन पे भी बन गई, तो रैंडमनेस इंक्रीज हुई है यानी डेल एस पॉजिटिव है। जब डेल एस पॉजिटिव होगा तो डेल जी की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट, नेगेटिव आएगी। कैसे, आप इस फॉर्मूले में अगेन रख के देखिए इस फॉर्मूले में आप फिर से रख के देखिए कि जो डेल जी की वैल्यू बनेगी वो कैसे बनेगी आपकी, नेगेटिव। कैसे, अगर डेल एस पॉजिटिव आया है तो इस फॉर्मूले में अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल जी आपको कैसे मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि आपको ये याद रखना है स्टूडेंट कि जो गैसेस होती है उसमें रैंडमनेस ज्यादा होती है, सॉलिड में कम होती है। अब चलिए अब हम इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यही एलिंगम डायग्राम, ठीक है ना। एलिंगम डायग्राम आपको अभी ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप यहां पे देखिए, बस देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड बनेगा, यानी कि ये सॉलिड है, ये गैस है। ये फिर से क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो रैंडमनेस क्या हुई है ऐसे में, नेगेटिव हुई है, तो नेगेटिव का जो प्लॉट बनेगा वो ऊपर को इंक्रीज होता हुआ बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2Fu, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। कैसे, देखिए यहां पे जो Fe था वो सॉलिड है, ऑक्सीजन आपकी गैस है, और FeO यानी कि ये भी सॉलिड है, तो ऐसे में डेल एस की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और जब डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्लोप आपका कैसे होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। स्टूडेंट बहुत सिंपल सा फैक्ट है, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट, बस आपको इसको ध्यान से समझना है कि अगर डेल एस की वैल्यू नेगेटिव हुई तो स्लोप ऊपर जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए ट्रिक है इसकी कि अगर डेल एस आपका नेगेटिव हुआ तो स्लोप बनेगा स्टूडेंट पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की ओर जाता हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अगर डेल एस कैसा हो आपका नेगेटिव हुआ तो स्लोप पॉजिटिव की तरफ हो जाता हुआ बनेगा। और अगर आपका डेल एस होता है स्टूडेंट नेगेटिव का, ठीक है, पॉजिटिव का, ठीक है, तो आपका स्लोप जो होगा स्टूडेंट वो बनेगा नेगेटिव का। कैसा बनेगा आपका स्लोप, नेगेटिव, यानी नीचे की ओर आते हुए। अब देखिए आप इसको समझेंगे कैसे, तो जब मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, मेटल क्या है, आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसकी फ्रीडम ऑफ रैंडमनेस कुछ नहीं है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कर रहा है जिसकी रैंडमनेस है, लेकिन रिएक्शन के बाद वो सॉलिड बना रहा है। सॉलिड बनने का मतलब ये होगा स्टूडेंट कि उसकी जो रैंडमनेस है वो खत्म हो चुकी है ना। तो जब रैंडमनेस खत्म होने का मतलब नेगेटिव आया, जब नेगेटिव हो तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, स्लोप है पॉजिटिव। ये देखिए, अब आप इसको देखिए, इसको जिंक जब रिएक्शन कर रहा है, जिंक एक मेटल है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है जो कि गैसेस है, रैंडमनेस है, लेकिन रिएक्शन के बाद मेटल ऑक्साइड बना रहा है, मेटल ऑक्साइड यानी कि सॉलिड बन रहा है। सॉलिड का मतलब एंट्रोपी लेस हो रही है, जब एंट्रोपी नेगेटिव हो रही है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। लेकिन ये देखिए इसका स्लोप एक स्ट्रेट नहीं बढ़ रहा एकदम से, यहां तक गया फिर एकदम से टर्न होकर ऊपर को चला गया। ये एक ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट जहां पे कोई भी मेटल जो होता है या ऑक्साइड जो फॉर्म होगी वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो टर्न आप देखते हैं सडनली एकदम से जो इंक्रीज पॉइंट है ना स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें देखिए, ये एल्यूमिनियम है,
ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जब मेटल ऑक्साइड बनता है तो रैंडमनेस कम होती है, यानी कि डेल एस नेगेटिव होता है। जब डेल एस नेगेटिव होगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव जाएगा, स्लोप पॉजिटिव जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको एक एक चीज जरूर समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एमजी के साथ भी ऐसे ही है, एमजी प्लस O2 गिव्स MgO। ये सॉलिड है, ये गैसेस है, लेकिन गिव्स के बाद क्या बन रहा है आपका, एक मेटल ऑक्साइड बन रहा है। इसमें क्या हुआ है कि जो रैंडमनेस है वो भी डिक्रीज हुई है, यानी कि डेल एस की वैल्यू नेगेटिव हुई है। डेल एस की वैल्यू नेगेटिव तो ग्राफ आपका ऊपर की ओर इंक्रीज होता बना है। लेकिन एक पॉइंट के बाद सडनली आप देख रहे हैं कि इसमें चेंजेस आया, क्योंकि यहाँ पे ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसके बाद आप उसके ग्राफ में चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए देखिए, आप एक चीज आप समझिए, दो ग्राफ यहाँ पे ऐसे हैं जो कि डाउन होते हुए हो रहे हैं। एक तो सबसे ज्यादा आपको ये जो दिखाई दे रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन एक सॉलिड है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, कार्बन एक सॉलिड है, ठीक है। ऑक्सीजन एक गैसेज है, गैस के पास अपनी रैंडमनेस है, सॉलिड के पास अपनी रैंडमनेस नहीं है। लेकिन गिव्स के बाद जब कार्बन मोनोऑक्साइड बने तो ये तो पूरा गैस हो गया, तो कार्बन के पास भी क्या आ गई, एक रैंडमनेस आ गई। गैसेज जो होती है स्टूडेंट, उनकी रैंडमनेस होती है। पहले जिस पर रैंडमनेस नहीं थी, गिव्स के बाद उसमें रैंडमनेस आ जाती है। तो ऐसे में आपकी एंट्रोपी तो बढ़ रही है ना स्टूडेंट। तो फिर देखिए, कार्बन कहीं नहीं जा सकता था, ऑक्सीजन कहीं भी जा सकता था, लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करी तो अब कार्बन भी कहीं ना कहीं जा सकता है। तो ऐसे में एंट्रोपी कैसी है, पॉजिटिव है ना। डेल एस की वैल्यू कैसे स्टूडेंट, ऐसे में पॉजिटिव है। तो जब डेल एस पॉजिटिव होगा, देखिए रूल मैंने यहाँ पे लिखा, जब डेल एस जब भी पॉजिटिव होगा तो स्लोप आपका कैसा होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा। काफी सिंपल सा रूल है स्टूडेंट, आपको बस इतना समझना है कि अगर डेल एस कब नेगेटिव होता है, जब मेटल ऑक्साइड बनता है, जब कोई चीज गिव्स के बाद सॉलिड में बदल जाती है, अगर वो गिव्स से पहले गैसेज में है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक आप इसको भी देखिए, इसमें बहुत हल्का सा चेंजेस है, लेकिन चेंजेस है। देखिए स्लोप धीरे धीरे डाउन हुआ है, ठीक है ना, हल्का सा। आपको पहचान पा रहे होंगे तो देखिए, इस लाइन की रिस्पेक्ट में देखिए, जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन की रिस्पेक्ट में देखिए आप, धीरे 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 हल्का हल्का डाउन हुआ है। तो जब कार्बन एक सॉलिड होता है, ऑक्सीजन एक गैस होती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो कार्बन तो सॉलिड है, उसकी तो रैंडमनेस है नहीं, फ्रीडम ऑफ रैंडमनेस है नहीं, ऑक्सीजन की है, लेकिन गिव्स के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बनी है। गैस जब बनती है, ऐसे में डेल एस की वैल्यू, एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि इसलिए डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन स्लोप आपका नेगेटिव होगा। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैं कुछ और एक दो कैरेक्टर्स और आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट, आई होप। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छे समझ में आएगा तो प्लीज इसमें एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे तो हमारा एलिंगम का मोस्टली पार्ट हमने जो कवर किया है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट इसका लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट, यानी कि थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट कहता है इसका, वो हम समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको एलिंगम डायग्राम अच्छे से ब्रीफली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके भी आपको समझाया कि अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंजेस हुआ है, लिक्विड से गैसेस में आया है, तो ऐसे में डेल एस की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है स्टूडेंट, तो जो स्लोप होता है स्टूडेंट, वो कैसे जाता है, नेगेटिव साइड जाता है, ठीक है स्टूडेंट। पहला कैरेक्टर तो ये हो गया। इसी में आपको ये याद रखना है कि अगर उल्टा प्रोसेस हो रहा है, अगर सॉलिड से जैसे कोई चीज गैस से सॉलिड फॉर्म में आई है, गैस से किस फॉर्म में आई है स्टूडेंट, सॉलिड फॉर्म में आई है, ठीक है, या फिर लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आई है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आई है, तो ऐसे में रैंडमनेस आपको पता है कि डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि डेल एस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो रही है। ऐसे में जब डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्लोप आपका कैसे जाएगा स्टूडेंट, वो जाएगा पॉजिटिव साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। आपको केवल इतना सा याद रखना है स्टूडेंट कि जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो जब रैंडमनेस इंक्रीज होती है स्टूडेंट, तो वहां पे आपको ये याद रखना है, जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो रैंडमनेस जब इंक्रीज होगी तो स्लोप नेगेटिव होगा, यानी नीचे की तरफ आएगा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में हुआ, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आपको ये याद रखना है स्टूडेंट कि अगर कोई चीज अपनी रैंडमनेस लॉस्ट करती है तो वहां पे स्लोप, जो डेल एस की वैल्यू यानी एंट्रोपी थी, वो नेगेटिव हो जाती है और स्लोप आपका पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा हम अगर डिस्कस करें तो एक ये भी प्रॉपर्टी इसकी है, कैरेक्टरिस्टिक ये भी एलिंगम डायग्राम का, देयर इज अ पॉइंट in a curve below which del G is negative, so metal oxide is stable। देखिए स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि अगर आपका डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो मेटल ऑक्साइड जो होगा वो आपका स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये भी आपके पास पूछे जरूर जाता है क्वेश्चंस में, एग्जाम में भी आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि अगर डेल जी आपका नेगेटिव है तो मेटल ऑक्साइड स्टेबल है कि नहीं है, तो आप याद रखेंगे उसे स्टेबल होगा। देखिए स्टूडेंट एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है इसके रोल की, ठीक है ना। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब हम रोल
ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए इसके बाद अगर एलिंगम का आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपके बाद जो अब समझने वाली चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझना है। देखिए रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है स्टूडेंट जो कि फिजिबल होती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है स्टूडेंट जो नॉन फिजिबल होती है, जो फिजिबल नहीं हो पाती, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको समझाऊंगा, उससे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूंगा FeO, ठीक है, गिव्स, मैं इसको अगर हीट प्रोवाइड कराता हूँ स्टूडेंट तो ये बनेगा Fe प्लस हाफ O2, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में था, अब ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन जो इसकी मैं अगर आपको ध्यान समझाऊं कि जो डेल जी की वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं शुरू से, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डेल जी नेगेटिव होता है स्टूडेंट वो स्पॉन्टेनियस होता है ना। तो यानी कि ये रिएक्शन नॉट फिजिबल है। कैसे स्टूडेंट, नॉट फिजिबल, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है या फिर फिजिबल नहीं है, इसका होना, कंप्लीट होना इस तरह से होना पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, मुझे तो आयरन Fe चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि रिएक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि डेल जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई। रीजन ये है क्योंकि जो डेल एस की वैल्यू है वहां पे नेगेटिव हुई है। रीजन ये है कि ये सॉलिड था, ये गिव्स के बाद भी सॉलिड है, लेकिन ये तो गैसेज हो गई, ऐसे में डेल एस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हुई है, ठीक है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट इस कंडीशन में ये नॉट फिजिबल है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसका मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है और इससे हमें क्या मिल जाता है, एक प्योर Fe मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा मेटल ऑक्साइड हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम यूज करते हैं स्टूडेंट कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो डेल जी की वैल्यू है वो डेल जी की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी आपकी नेगेटिव। अब रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सॉलिड था, ये गैस था, इसकी रैंडमनेस तो नहीं है, इसकी रैंडमनेस है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं रिएक्शन के बाद देखूं तो ये भी गैस बन रही है। रिएक्शन के बाद जब गैस बन रही है यानी डेल एस पॉजिटिव हुआ है, डेल एस जब पॉजिटिव होगा तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कैसे, आप फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हैं, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो जब डेल एस आपका पॉजिटिव है तो रिएक्शन में नेगेटिव ही आपके पास आंसर बनना है, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम डेल एच को कांस्टेंट मान रहे हैं इन दोनों रिएक्शंस में, याद रखना इन दोनों रिएक्शन, देखिए आप इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए, डेल जी इज इक्वल्स टू H माइनस टी डेल एस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपकी जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो रही है। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, रैंडमनेस अगर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे तो रैंडमनेस इंक्रीज हुई है, लेकिन ये देखिए ये फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन फिजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेल जी की वैल्यू ये पॉजिटिव शो करेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे रैंडमनेस देखिए FeO की फॉर्म थी और अगर आप इसको हीट करें तो Fe प्लस हाफ O2 ये बनाया, जिसके कारण डेल जी इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव आया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप समझेंगे रोल ऑफ एजेंट का होता है, यहाँ पे आप ये देखेंगे अगर हम दोनों रिएक्शंस को आपस में कंबाइन कर रहे हैं कि FeO ये उसके बाद Fe प्लस हाफ O2 बन रहा है, ठीक है, जो कि डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव शो कर रहा है, ऐसे में रिएक्शन नॉट फिजिबल है, ठीक है ना। रीजन ये है। और दूसरा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन हाफ O2 गिव्स CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे डेल जी आपका नेगेटिव है, ये मैं ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि अगर ये रिएक्शन नॉट फिजिबल थी लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को Fe मिले, तो अगर मैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट एज अ कार्बन यूज करूँ, क्योंकि ये हाफ तो इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा, हाफ O2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा स्टूडेंट आपका, यहाँ पे बचेगा FeO प्लस कार्बन। FeO प्लस कार्बन जो होगा गिव्स के बाद Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। तो जो रिएक्शन नॉन फिजिबल थी अब वो फिजिबल फॉर्म में आपको बन रही है। तो ये होता है रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके लिए सबसे ज्यादा हेल्प की थी स्टूडेंट, वो की थी किसने, एलिंगम ने, ठीक है ना। एलिंगम ने आपको एक्सप्लेन किया कि रिड्यूसिंग एजेंट आप किसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट लेने के लिए एलिंगम ने हमें इस तरह से समझाया कि देखिए स्टूडेंट कि जो भी एलिंगम के अकॉर्डिंग जो भी सबसे लेस है, सबसे लेस स्लोप किसका दिख रहा है, यहाँ पे Mg का दिख रहा है। तो जो Mg का स्लोप सबसे लेस है स्टूडेंट, तो Mg जो होगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में रिएक्शन को शो करेगा। Mg इसको भी रिड्यूसिंग में शो कर सकता है, इसके लिए भी कर सकता है, इसके लिए भी रिड्यूसिंग फॉर्म में यूज कर सकता है, इसको भी कर सकता है, जो रिएक्शन में सबसे नीचे है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एल्यूमिनियम तो Mg से भी ज्यादा यूज होता है। रीजन ये है कि तो एल्यूमिनियम बहुत ही ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है और प्लस में सबसे ज्यादा अकर होने वाला एलिमेंट यही है, ठीक है ना, मतलब मोस्टली मिलता है ये, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे इसका स्लोप एक जैसा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप Mg को देखिए, एक कंडीशन के बाद Mg सडनली ऊपर चला गया। ये जो सडनली ऊपर जाता है इस पॉइंट को स्टूडेंट हम इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा।
तो देखिए एल्युमिनियम की एक प्रॉपर्टी ये भी बहुत ज्यादा काम आ गई कि एल्युमिनियम ने ये हमें समझा दिया कि जो एल्यूमिनियम है वो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट के एज अ वर्किंग कर सकता है, एज वेल एज वो एमजी को भी रिड्यूस कर सकता है। रीजन कैसे कर सकता है उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्किंग? क्योंकि रीजन ये है स्टूडेंट कि आप देखिए कि मैंने कहा जो सबसे नीचे स्लोप होगा, लेकिन एक कंडीशन की बात है उसका स्लोप भी ऊपर हो गया। जो सबसे नीचे जो स्लोप रह गया इस टाइम वो किसका रह गया? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का स्लोप जो सबसे नीचे है, इसलिए एल्यूमिनियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इन सब के लिए साबित हो सकता है। ठीक है, इन सब के साथ जो होगा स्टूडेंट देखिए एल्यूमिनियम इसको भी रिड्यूस कर सकता है, इसे भी और इनसे ऊपर वालों को भी। रीजन यही है स्टूडेंट क्योंकि जो इसका स्लोप है वो सबसे नीचे है, कायदे से सबसे नीचे है। और देखा जाए तो एमजी का भी नीचे, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जब उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है उसके बाद उसका टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि एल्यूमिनियम ने इतनी सारी प्रॉपर्टी हमें क्यों दी, किस लिए दी, और इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का। रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज टू बी प्रोवाइड डेल जी नेगेटिव एंड द लार्ज इनफ टू द मेक द सम ऑफ डेल जी ऑफ द टू रिएक्शंस। ठीक है ना, अब ये भी याद रख सकते हैं, द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म एन ऑक्साइड व्हेन मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। आप ये से भी याद रख सकते हैं, इस लैंग्वेज से भी याद रख सकते हैं, ये दोनों लैंग्वेज है। ठीक है, आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। याद रखना है बस कि जब आप दो रिएक्शंस को आपस में कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, ऐसी रिएक्शन को आप कपलिंग रिएक्शंस कहते हैं। और आपने आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेकंड बुक में आपने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जरूर समझ में आया होगा आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको समझ में आया है प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन दिस चैनल। थैंक यू सो मच। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा।